A refusal to mourn the death by fire of a child in London। तो आइए इस पोम को समझते हैं एक इजी वे में कि इसमें क्या है। मान लो एक बहुत बड़े शहर लंदन में एक छोटा बच्चा रहता था। एक दिन उस शहर में आग लग गई। उस आग में उस छोटे बच्चे की मौत हो गई। अब इन पंक्तियों का मतलब है एक बच्चे की आग से हुई मौत पर शोक मनाने से इनकार। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति उस बच्चे की मौत पर दुखी होने या रोने से मना कर रहा है। यह थोड़ा अजीब लग सकता है ना। आमतौर पर जब कोई मर जाता है, खासकर कोई बच्चा, तो लोग दुखी होते हैं और शोक मनाते हैं। लेकिन इस कविता में कवि शायद कुछ अलग कहना चाहता है। हो सकता है कि कवि यह कहना चाहता हो कि उस बच्चे की मौत इतनी दुखद और भयानक थी कि उसके लिए सिर्फ रोना काफ़ी नहीं है। शायद कवि उस दुख को व्यक्त करने के लिए कुछ और गहरा महसूस कर रहा है, जो आंसुओं से परे है। या हो सकता है कि कवि मौत के बारे में एक अलग नज़रिया रखता है। शायद वह यह सोचता हो कि मौत जीवन का एक हिस्सा है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, बजाय सिर्फ दुखी होने के। तो यह कविता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दुख और मौत को हम कैसे देखते हैं। क्या सिर्फ रोना ही काफ़ी है, या क्या हम उस दुख को और गहराई से महसूस कर सकते हैं। यह एक ऐसी पोयम है जिसका कोई सीधा और आसान जवाब नहीं है। यह हमें यह सिखाती है कि कभी कभी भावनाएं बहुत जटिल हो सकती है और उन्हें व्यक्त करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पोम अ रिफ्यूजल टू मून द डेथ बाय फायर ऑफ अ चाइल्ड इन लंदन को लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है, नेवर अंटिल द मैनकाइंड मेकिंग से लेकर इज कम ऑफ द सी टम्बलिंग इन हार्नेस तक समझ। तो इन पंक्तियों में कवि उस बच्चे की मौत के गहरे दुख और उसके महत्व के बारे में बता रहा है। वह कहता है कि यह दुख इतना बड़ा है कि उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। वह प्रकृति की हर चीज़ में उस दुख को महसूस करता है, जानवरों, पक्षियों, फूलों और रात की शांति में भी। उसे लगता है कि उसे फिर से उस दुख के घेरे में जाना होगा, हर उस जगह पर जहाँ जीवन और प्रार्थना होती है। वह अपने आंसुओं को एक बीज की तरह बोना चाहता है ताकि वह दुख हमेशा याद रहे। वह कहता है कि उस बच्चे की मौत बहुत महत्वपूर्ण और दर्दनाक है और वह इस दुख को कम नहीं करेगा और न ही किसी को बुरा कहेगा। वह एक मासूम और युवा जीवन के खत्म होने का दुखद गीत है। कवि कहता है कि लंदन की वह बच्ची पहली मौत के साथ गहराई में सो गई है, अपने पुराने दोस्त के बीच। वह उसकी माँ, शायद लंदन शहर को माँ के रूप में देख रहा है, कि पुरानी यादों और टेम्स नदी के रहस्य में समा गई है। कवि को लगता है कि यह दुख सबसे पहला और सबसे गहरा है, उसके बाद कोई और दुख इतना गहरा नहीं हो सकता। तो यह कविता एक बच्चे की मौत पर गहरे शोक और उस नुकसान की कभी न भरने वाली कमी को व्यक्त करती है। सेकेंड स्टेंजा जो कि स्टार्ट होता है एंड आई मस्ट एंटर अगेन द राउंड से लेकर इन द लीस्ट वैली ऑफ शैक क्लोज टू मून तक देखते हैं। तो कवि कह रहा है कि उसे फिर से उसी चक्र में पड़ना होगा, शायद दुख या यादों का चक्र। वह दो खास जगहों का जिक्र करता है। एक तो पानी की बूंद जैसा सियोन, जियोन ऑफ द वाटर बेड। सो जियोन एक पवित्र जगह का नाम है जहाँ पानी की बूंद जैसा सियोन शायद किसी छोटी सी पवित्र जगह या किसी ऐसी जगह को कह रहा है जो उसे शांति मिलती है, जो अब आंसुओं से भरी हुई है। दूसरी जगह मक्के की बाली का सभा स्थल एंड द सेनेगोग ऑफ द ईयर ऑफ द कॉर्न।
तो जो साइनेगोग है वह जगह होती है जहाँ यहूदी लोग प्रार्थना करते हैं। तो मक्के की बाली का सिनेगोग शायद किसी साधारण सी जगह को कह रहा है, जैसे कोई खेत या कोई आम जगह जहाँ उसे पहले सुकून मिलता था, लेकिन अब वह दुख से भरी हुई है। फिर कवि एक सवाल पूछता है, शैल आई लेट प्रे द शेडो ऑफ अ साउंड? क्या मैं एक आवाज़ की परछाई को प्रार्थना करने दूँ? क्या मैं एक आवाज़ की परछाई को प्रार्थना करने दूं? इसका मतलब है कि क्या वह सिर्फ एक हल्की सी याद या एक धुंधली सी भावना को भी प्रार्थना करने देगा? इसका मतलब है कि क्या वह सिर्फ एक हल्की सी याद या एक धुंधली सी भावना को भी प्रार्थना करने देगा? शायद कवि को लग रहा है कि उसका दुख इतना गहरा है कि सिर्फ हल्की सी प्रार्थना काफ़ी नहीं है। फिर और सो माई सोल्ड सीड इन द लीस्ट वैली ऑफ सैक क्लोथ टू मून, या शोक मनाने के लिए अपनी नमकीन बीज यानी आंसू सबसे छोटी दुख भरी घाटी में बों। यह नमकीन बीज आंसुओं को कहा गया है। सैक क्लोथ एक तरह का मोटा कपड़ा होता है जिसे पुराने समय में, तो जो नमकीन बीज है वो आंसुओं को कहा गया है। सैक क्लोथ एक तरह का मोटा कपड़ा होता है जिसे पुराने समय में शोक मनाने वाले लोग पहनते थे। कवि कह रहा है कि क्या वह अपने आंसुओं को सबसे छोटी और सबसे दुख भरी जगह पर बोएगा ताकि वह शोक मना सके। इसका मतलब है कि वह अपने दुख को गहराई से महसूस करना चाहता है, यहाँ तक कि सबसे छोटी और छिपी हुई जगहों पर भी। तो कुल मिलाकर इन पंक्तियों में कवि अपने गहरे दुख और शोक को व्यक्त कर रहा है। वह उन जगहों पर वापस जाना चाहता है जहां उसे शांति मिलती थी, लेकिन अब वह दुख से भरी हुई है। वह सोच रहा है कि क्या सिर्फ हल्की सी प्रशंसा करना काफ़ी होगा या उसे अपने दुख को गहराई से महसूस करना होगा और खुलकर शोक मनाना होगा। उस बच्चे की मौत की महानता और जलन यानी दर्द, मैं हत्या नहीं करूँगा। उसके जाने की सच्चाई के साथ मानवता, और न ही मैं सांसों की जगहों पर निंदा करूँगा। किसी और के साथ मासूमियत और जवानी का शोक गीत। तो उस बच्चे की मौत की महानता और जलन, इसका मतलब है कि उस बच्चे की मौत बहुत बड़ी और दिल को जलाने वाली है। यह एक बहुत ही दुखद घटना है। मैं हत्या नहीं करूँगा, यहाँ हत्या शब्द का मतलब शायद यह है कि कभी उस बच्चे की मौत के महत्व को कम नहीं करेगा या उसे भूलने की कोशिश नहीं करेगा। वह इस दुख को महसूस करेगा और उसे याद रखेगा। उसके जाने की सच्चाई के साथ मानवता, इसका मतलब है कि उस बच्चे का जाना एक गंभीर सच्चाई है और पूरी मानवता को इसे महसूस करना चाहिए। यह सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं है, बल्कि यह एक दुखद सच्चाई है जिसका असर सभी पर पड़ना चाहिए। और न ही मैं सांसों की जगहों पर निंदा करूँगा किसी और के साथ। ब्लैशमी का मतलब होता है किसी पवित्र चीज़ का अपमान करना या बुरा करना। शायद जीवन की अलग अलग अवस्थाओं या सांसों को कहा जा रहा है। कवि कह रहा है कि वह किसी भी तरह से उस बच्चे की मौत का अपमान नहीं करेगा और न ही किसी और को ऐसा करने देगा। वह इस दुख का सम्मान करेगा। एलिजी एक दुख भरा गीत होता है और किसी की मौत पर गाया जाता है। कवि कहता है कि वह कविता उस मासूम और युवा बच्चे की मौत का शोक गीत है। यह उसकी खोई हुई मासूमियत और जवानी पर दुख व्यक्त करता है। कुल मिलाकर इन पंक्तियों में कवि उस बच्चे की मौत के गहरे दुख और उसके महत्व को बता रहा है। वह इस दुख को सम्मान के साथ याद रखना चाहता है और इसे कम करके नहीं देखना चाहता। यह कविता उस मासूम बच्चे के लिए एक दुख भरा गीत है। अब हम इस पोम का लास्ट स्टेंजा देखते हैं, जो कि स्टार्ट होता है डीप विद द फर्स्ट डेड से लेकर आफ्टर द फर्स्ट डेथ देयर इज़ नो अदर तक। तो कवि उस बच्चे के बारे में बता रहा है जिसकी मौत हो गई है और उसे लंदन की बेटी कह रहा है, शायद इसलिए क्योंकि वह लंदन शहर में रहती थी। पहली मौत के साथ गहराई से सोई है लंदन की बेटी, यानी इसका मतलब है कि वह बच्ची
जिसकी यह पहली मौत है, यानी बचपन में मौत, गहराई में सो रही है। पहली मौत शायद यह भी इशारा कर रही है कि यह दुख सबसे पहला और सबसे गहरा है। वह अपने पुराने साथियों में लिपटी हुई है। लॉन्ग फ्रेंड्स का मतलब शायद उसके पुराने दोस्त या वे चीज़ें हैं जो उसके साथ हमेशा से थी, जैसे यादें या उसकी दुनिया। ऐसा लग रहा है जैसे वह उन सब में समा गई है। उम्र से परे अनाज, उसकी माँ की गहरी नसें। तो यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उम्र से परे अनाज शायद समय से परे की पुरानी यादों का जीवन के चक्र को दर्शा रहा है। उसकी माँ की गहरी नसें शायद लंदन शहर की पुरानी और गहरी जड़ों का या इतिहास को कह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बच्ची उस बड़े इतिहास और समय के साथ जुड़ गई है। बिना रोए पानी के रहस्य से टेम्स नदी की सवारी। टेम्स नदी लंदन की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। बिना रोए पानी शायद यह दिखा रहा है कि प्रकृति नदी अपना काम करती रहती है, भले ही दुख हो रहा हो। टेम्स नदी की सवारी शायद जीवन की निरंतरता को देख रहा है, जो मौत के बाद भी चलती रहती है। ऐसा लग रहा है जैसे बच्ची अब उस नदी और उसके रहस्य का हिस्सा बन गए हैं। आफ्टर द फर्स्ट डेथ देयर इज़ नो अदर। पहली मौत के बाद कोई और नहीं है। इसका मतलब है कि वह पहली मौत, शायद बचपन में हुई मौत, इतनी गहरी और महत्वपूर्ण है कि इसके बाद कोई और दुख इतना बड़ा नहीं हो सकता। यह नुकसान बहुत खास है। तो कुल मिलाकर इन पंक्तियों में कवि उस बच्चे की मौत के बाद के दृश्य को, भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। उसे लगता है कि वह बच्ची अब लंदन शहर, उसकी इतिहास और प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ गई है, और यह दुख सबसे पहला और सबसे गहरा है।